नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राम राम। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ एकदम बढ़िया होंगे। मस्त, आपकी तैयारी मस्त चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है, अपन प्रतिदिन क्या करते हैं, एक डेली करंट अफेयर की क्लास लगाते हैं, जिसमें अपन उस दिन के इंडिया के करंट अफेयर को डिटेल एनालिसिस और स्टैटिक्स जीके के साथ कवर करते हैं। उसी कड़ी में आज है 7 दिसंबर 2024 और इस सेशन में अपन 7 दिसंबर 2024 का जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर है उसको अपन इस सेशन में कवर करने वाले हैं। प्रत्येक एग्जाम की दृष्टि से ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे आप यूपीएससी सीएससी की तैयारी कर रहे हो, स्टेट पीसीएस, बैंक, रेलवे, एसएससी या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, प्रत्येक गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी की दृष्टि से ये क्लास रामबाण साबित होगी, क्योंकि इसके अंदर करंट अफेयर का ऐसा कोई सिंगल क्वेश्चन नहीं है जो आपको इस क्लास से बाहर देखने को मिलेगा। सारे फैक्ट अपन अच्छे से पढ़ेंगे। इस क्लास की पीडीएफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पीडीएफ के अंदर सारे जो मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊंगा वो सिस्टमेटिक तरीके से लिखे हुए मिलेंगे। तो पीडीएफ कहाँ से मिलेगी, कैसे लेनी है आपको, इस क्लास के अंत में अपन उस पर भी चर्चा करेंगे। चलिए पहले आज की क्लास को शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि कब मनाई जाती है? यानी जो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हैं उनकी पुण्यतिथि कब मनाई जाती है? तो कल अपन ने भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि मनाई थी, तो 6 दिसंबर इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, बात करें डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की, तो अर्थशास्त्री भी उनको बोलते हैं। वो अर्थशास्त्री थे, न्यायविद थे और समाज सुधारक थे, जिन्होंने भारत के संविधान का जो मसौदा तैयार करने वाली महत्वपूर्ण समिति थी उसकी अध्यक्षता भी की थी, जिसको अपन प्रारूप समिति बोलते हैं। प्रारूप समिति ने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया था। ठीक है, प्रारूप समिति थी जिसने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया था और उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। ठीक है, इसके अलावा भारत के पहले कानून मंत्री और भारत के पहले न्याय मंत्री कौन थे? वो भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है, तो पहले कानून मंत्री, आपसे सीधा सीधा भी पूछा जा सकता है भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भारत के पहले कानून मंत्री थे। ठीक है, इन्होंने दलितों के कल्याण के लिए मुक नाइक अखबार भी लिखा था। इनका एक अखबार आता था मुक नाइक। इसमें ये दलितों के उत्थान की बात करते थे। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो अखबार है उसका नाम है, आप याद रखना, मुक नाइक। क्या था? मुक नाइक अखबार था, जिसके अंदर वो दलितों के उत्थान की बात करते थे। इसके अलावा जो बहिष्कृत हितकारिणी सभा है उसकी स्थापना भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी। यह भी फैक्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। क्या है कि जो बहिष्कृत हितकारिणी सभा है उसकी स्थापना किसने की थी? तो वो भी डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने की थी। ठीक है, 1956 में बौद्ध धर्म को अपनाया था। ठीक है, एक बार एक एग्जाम में ये फैक्ट पूछा गया था, इनको तो आप एक बार देख लेना। मैं इसके आगे या यहीं कहीं, चलो मैं यहीं लिख देता हूं। मैं 1956 के अंदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। ठीक है, कौन से धर्म को? बौद्ध धर्म को। उन्नीस सौ 1956 में बौद्ध धर्म को अपनाया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। ठीक है, इसके अलावा उस टाइम दलितों ने भी सामूहिक रूप से धर्म स्थानांतरण किया था, उसका नेतृत्व भी इन्होंने किया था। ठीक है, और 1990 के अंदर इनको भारत रत्न दिया गया। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। ये फैक्ट हैं जो बार बार एग्जाम के अंदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर पूछे जाते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की पुण्यतिथि कब मनाई जाती है? तो कल अपन ने मनाई थी 6 दिसंबर को। ठीक है, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भारत के पहले कानून मंत्री हैं। ठीक है, इसके अलावा पहले न्याय मंत्री के रूप में भी कार्य किया इन्होंने। मुक नाइक हैं, वो इनका एक अखबार है जो दलितों के उत्थान के लिए इन्होंने लिखा था। इसके अलावा जो बहिष्कृत हितकारिणी सभा है उसकी स्थापना भी इन्होंने की थी। 1956 में इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था और 1990 में इनको भारत रत्न दिया था। बाकी इनकी मेन उपलब्धि यही है, जो भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने वाली जो प्रमुख समिति थी, जिसको अपन प्रारूप समिति बोलते हैं, उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है,
अर्थशास्त्री थे, न्यायवादी थे, सारी चीजें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक महान समाज सुधारक के रूप में भी इन्होंने अच्छे अच्छे काम किए हैं डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने, और इनकी पुण्यतिथि 6 दिसंबर को आती है, ठीक है। सारे फैक्ट अच्छे से आप रट लेना, इसको एक बार आप देख लेना। देखिए वैसे तो ये सारी चीजें है ना जो भी इस बोर्ड पे लिखी हुई है ना, ये सारी चीजें आपको पीडीएफ के अंदर मिल जाएगी। पीडीएफ में इससे भी एक्स्ट्रा फैक्ट है वो अच्छे से सिस्टमेटिक तरीके से मिल जाएगा, तो आप वो पीडीएफ ही ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। फिर भी अगर इसको आप लिखना चाहो तो आप लिख लेना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में केंद्र और एडीबी, एडीबी यानी एशियाई विकास बैंक या एशियाई डेवलपमेंट बैंक जिसको बोलते हैं, हाल ही में केंद्र सरकार और एडीबी ने किस राज्य में जल संचयन के लिए $50 मिलियन की ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? यानी $50 मिलियन के वित्त पर हस्ताक्षर हुए हैं, किसके लिए? जल संचय के लिए। लेकिन किस राज्य में? भाई कौन सा राज्य है जिसके अंदर ये काम किया जाएगा? तो वो है मेघालय। मेघालय को लेकर ये समझौता हुआ है, इंपॉर्टेंट समझौता है। किन किन के मध्य हुआ है? भारत सरकार प्लस एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक, इन दोनों के मध्य। कितना? $50 मिलियन। किसके लिए? जल संचय के लिए। किस राज्य? तो मेघालय यहां पर लिखा हुआ है। अब जल संचय के अंदर क्या होगा सर, क्या करेंगे जल संचय के अंदर? 12 जिलों के अंदर 532 छोटी जल भंडारण सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी। तो ये मेघालय के 12 जिलों में चलेगा। अच्छा, 12 जिलों के अंदर क्या बनाया जाएगा? तो मैंने आपको बता दिया 532 छोटी जल भंडारण युक्तियां बनाई जाएगी। ठीक है, छोटी जल भंडारण की सुविधाएं या युक्तियां, आप जो भी लिखना चाहो, सुविधाएं लिख देता हूं मैं। ये पूरा मैटर ध्यान रखना है। उसके बाद में स्टैटिक जीके की बात करें, एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका मुख्यालय मैंने आपको कई बार बताया, फिर बता रहा हूं, मेट्रो मनीला फिलीपींस के अंदर है। तो क्या लिखना है इसके अंदर? मैं आपको केवल मनीला लिख रहा हूं, आप समझ आना फिलीपींस में है। मनीला फिलीपींस के अंदर इसका क्या है? ये यार ये इसका मुख्यालय है। वर्तमान के अंदर इसके अध्यक्ष कौन है? एक दिन मैंने आपको बताया था, आपको पता होना चाहिए, मासात्सुंगु अस्कावा। अस्कावा लिख रहा हूं, याद रख लेना। अस्कावा कौन है? अध्यक्ष है। किसके अध्यक्ष है? एडीबी के अध्यक्ष है, ये इनके अध्यक्ष है, ठीक है, ध्यान रखना है। मासात्सुंगु अस्कावा वर्तमान में अध्यक्ष है। मनीला फिलीपींस के अंदर, मेट्रो मनीला फिलीपींस के अंदर इसका मुख्यालय है, ठीक है। अभी केंद्र सरकार के साथ $50 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किया है, जो कि भारत सरकार और एडीबी के मध्य हुआ है, ठीक है। इस $50 मिलियन से होगा क्या? जल संचय के लिए कुछ सुविधाएं बनाई जाएगी। किस राज्य में? मेघालय के अंदर, ठीक है। मेघालय में कहां पर? मेघालय के 12 जिलों के अंदर बनाई जाएगी। कितनी? 532 छोटी जल भंडारण सुविधाएं बनाई जाएगी। ये तो पूरा मैटर था करंट के अंदर, जो $50 मिलियन का ऋण हस्ताक्षर का जो कल समझौता हुआ था, तो इसको लेकर ये फैक्ट है। इसमें से कोई सा भी फैक्ट किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। बाकी ज्यादातर संभावना अपनी क्लास में यही रहती है, अपन जिस फॉर्मेट में क्वेश्चन को पुट करते हैं 90% क्वेश्चन उसी फॉर्मेट में मिलेंगे आपको। जो मैंने यहां पर लिखा है ये क्वेश्चन 90% संभावना है क्वेश्चन इसी फॉर्मेट में मिल जाएगा। फिर भी 10% अपन रिस्क क्यों ले? क्योंकि जब मैं मेरा पूरा दिन खराब करता हूं, आप अपना टाइम खराब करते हो, डेली करंट अफेयर की क्लास देते हो, फिर अगर उसमें से क्वेश्चन नहीं आए तो फिर टाइम खराब करने का मतलब क्या? मेरा टाइम खराब हो रहा है, मेरे से ज्यादा आपका टाइम खराब हो रहा है, ठीक है। इसके लिए मैं कोशिश यही करता हूं, क्वेश्चन की फ्रेमिंग इस प्रकार से होनी चाहिए कि क्वेश्चन एज इट इज ही मिल जाए। फिर भी अगर नहीं मिले तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट इस प्रकार से समझाया जाए कि उसमें से बच्चे को एग्जाम टाइम तक वो चीजें याद रहें, ठीक है। तो आप अच्छे से सारी चीजें याद कर लेना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 100 दिवसीय टीबी उन्मूलन अभियान का शुभारंभ कौन करेंगे? ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, यह जो टीबी उन्मूलन का अभियान है, अभी क्या टाइम हो गया? हाँ, अभी 1 घंटे बाद में इसका शुभारंभ होने वाला है। अभी हुआ नहीं है इसका शुभारंभ, लेकिन 7 तारीख आज ही है, तो आज ये भी घंटे भर बाद में होना है, ठीक है। कौन करेंगे इसका उद्घाटन? तो जेपी नड्डा करेंगे।
जेपी नड्डा वर्तमान में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, आपको पता होना चाहिए। तो 100 दिवसीय टीबी उन्मूलन अभियान का शुभारंभ कौन करेंगे? जेपी नड्डा करेंगे। वर्तमान में कौन है? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। कब करेंगे? 7 दिसंबर को, यानी आज ही करेंगे ये। सात दिसंबर 2024 यानी आज ही के दिन इसको किया जाएगा। ठीक है, कहां पर होगा? पंचकुला के अंदर होगा। पंचकुला कहां है पता है आपको? एक मिनट यार रुको, पंचकुला पड़ता है हरियाणा में। हरियाणा पंचकुला के अंदर आज जेपी नड्डा है वो 100 दिवसीय टीबी उन्मूलन अभियान का शुभारंभ करने वाले हैं। ठीक है, इसके अंदर होगा क्या? भारत में टीबी की घटनाएं और जो मृत्यु दर है उनसे निपटने के लिए 100 दिन तक गहन अभियान चलाया जाएगा। अलग अलग जगह पूरे भारत में ये अभियान चलेगा। ठीक है, कहां पर चलेगा? पूरे भारत में इस अभियान को चलाया जाएगा। कितने दिनों तक? 100 दिनों तक ये अभियान चलेगा। ठीक है, इस अभियान के अंदर टीबी का पता लगाने, निदान में देरी को कम करने, यानी टीबी का पता लगाने के लिए, किसी भी बीमारी का पता लगाने के लिए अपन क्या करते हैं? उसका निदान करते हैं। ठीक है, आपको ने जगह जगह देखा होगा निदान केंद्र होते हैं, जांच केंद्र होते हैं, जहां पर डायलिसिस करवाते हैं अपन, जहां पर अलग अलग प्रकार की टेस्टिंग होती है। ठीक है, उसको निदान केंद्र बोला जाता है। तो टीबी का पता लगाने के लिए, किसी भी बीमारी के पते लगाने को अपन निदान बोलते हैं। ठीक है, टीबी का पता लगाने में देरी नहीं हो, उपचार जल्दी से जल्दी हो। ठीक है, इसके लिए 33 राज्य और जो केंद्र शासित प्रदेश है यानी पूरे भारत के अंदर 347 जिलों के अंदर इस अभियान को चलाया जाएगा। संपूर्ण भारत के अंदर 347 जिलों के अंदर 100 दिवसीय टीबी उन्मूलन अभियान को चलाया जाएगा। जेपी नड्डा आज यानी 7 दिसंबर 2024 को पंचकुला हरियाणा से इसका शुभारंभ करने वाले हैं। 100 दिन तक चलेगा। मुख्य उद्देश्य यही है, टीबी का पता लगाना, निदान जल्दी से जल्दी हो, फिर उपचार जल्दी से जल्दी हो। इसके लिए यह 100 दिवसीय अभियान चलेगा। इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज क्या है? जेपी नड्डा का नाम याद रखना, 7 दिवसीय 100 दिवसीय ये याद रखना। इसके अलावा हरियाणा पंचकुला याद रखना। संपूर्ण भारत के 347 जिलों में ये चल रहा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। टर्नर पुरस्कार 2024 किसने जीता है? नॉर्मल सा क्वेश्चन है। टर्नर पुरस्कार 2024 के विजेता आपको बताने हैं। जसलीन कौर। जसलीन कौर ने इस बार का टर्नर पुरस्कार जीता है। ठीक है, स्कॉटिश है, ये स्कॉटलैंड में रहती है। इसको स्कॉटिश लिखा था न्यूज़पेपर में साफ साफ। जसलीन कौर है वो स्कॉटिश सिख कलाकार है। वैसे कौर है तो आप समझ गए होंगे, कौर सिख ही होते हैं, सिख है। और इन्होंने अभी एक पुरस्कार जीता है, टर्नर पुरस्कार। किस लिए जीता है? इन्होंने एक प्रदर्शनी लगाई थी जिसका नाम क्या रखा गया था? ऑल्टर अल्टर। क्या रखा था? ऑल्टर अल्टर। ऑल्टर अल्टर जो है वो जसलीन कौर की एक प्रदर्शनी है। ठीक है, इस प्रदर्शनी के लिए इनको टर्नर पुरस्कार 2024 दिया गया है। ठीक है, जिसके अंदर इस जो प्रस्तुति दी, जो प्रदर्शनी लगाई है, इसके अंदर समुदाय और सांस्कृतिक विरासत का पता लगाने के लिए ध्वनि, संगीत और मूर्तिकला का मिश्रण किया है इन्होंने। ठीक है, यानी एक तो ध्वनि, संगीत और जो मूर्तिकला है, इन तीनों का मिश्रण करके समुदाय और सांस्कृतिक विरासत को जारी रखने के लिए ऑल्टर अल्टर प्रस्तुति या प्रदर्शनी इन्होंने प्रस्तुत की है। ठीक है, जसलीन कौर ने, जिसके लिए इनको टर्नर पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, बाकी इसके अलावा इनको ये पुरस्कार देने का एक रीजन ये भी है, बोले स्कॉटलैंड देश के अंदर सिख विरासत की परवरिश की है इन्होंने। परवरिश का मतलब समझते हो? ठीक है, रखवाली की है। इसके अलावा कौर ने लंदन में जो ट्रेट बीटेन है उसके एक समारोह के अंदर इनकी एक प्रदर्शनी जो अल्टर अल्टर जो ये है, इसके लिए एक पुरस्कार और भी जीता है इन्होंने। ठीक है, GBP 25,000 पुरस्कार जो आता है, पुरस्कार का नाम है GBP 25,000 पुरस्कार और एक टर्नर पुरस्कार, ये दोनों जीता है। लेकिन ये जो GBP पुरस्कार है वो तो एक अलग प्रोग्राम के अंदर जीता है। लंदन के टेट बीटेन के अंदर ये प्रोग्राम हुआ था जिसके अंदर जीता। अभी हाल ही में इन्होंने टर्नर पुरस्कार जीता है 2024 का। जसलीन कौर नाम याद रखना, स्कॉटलैंड के अंदर ये रहती है। इनकी एक प्रदर्शनी थी ऑल्टर अल्टर, जो किस लिए थी? समुदाय और सांस्कृतिक विरासत को बचा के रखने के लिए, उनका पता लगाने के लिए इन्होंने ध्वनि, संगीत और मूर्तिकला तीनों को एक साथ जोड़ा और एक प्रदर्शनी प्रस्तुत की, ऑल्टर अल्टर। ठीक है, ध्यान रखना है ऑल्टर अल्टर। जसलीन कौर स्कॉटिश
सिख कलाकार हैं और टर्नर पुरस्कार 2024 के लिए इनको मिला है। लंदन में टेट बीटेन के एक समारोह के अंदर इन्होंने अल्टर के लिए जीबीबी 25,000 पुरस्कार भी जीता था। ये सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन, इसका तो कल हो गया था। दिल्ली में अष्टलक्ष्मी महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? तो कल इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया था। जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र दामोदर दास मोदी, उन्होंने दिल्ली में अष्टलक्ष्मी महोत्सव का उद्घाटन कल किया था। कहां पर? भारत मंडपम, दिल्ली के अंदर है भारत मंडपम। दिल्ली के भारत मंडपम के अंदर इसका उद्घाटन हुआ था, ठीक है, जिसके अंदर पूर्वोत्तर भारत है उसकी सांस्कृतिक समृद्धि का जश्न मनाया गया था। भाई पूर्वोत्तर भारत की संस्कृति का जश्न मनाने के लिए हुआ था। 3 दिन तक ये चलने वाला है, तो 6, 7 और 8, 6 से 8 तक ये चलेगा। तीन दिवसीय प्रोग्राम है ये, जिसमें कल मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था। इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर अलग अलग उत्सव मनाए जाएंगे, जिसमें कला को लेकर, शिल्प को लेकर, वस्त्रों के साथ साथ 8 पूर्वोत्तर राज्यों की जो पर्यटन है उनके अवसरों का भी, 7 सिस्टर्स और 8 जो पूर्वोत्तर राज्य हैं उनके जो अवसर हैं, जो उनके पर्यटन है, पर्यटन के जो अवसर है उनको उजागर भी इस प्रोग्राम के अंदर किया जाएगा। दिल्ली में जो अष्टलक्ष्मी महोत्सव मनाया जा रहा है भारत मंडलम, उसके अंदर 6 से 8 तक 3 दिन तक ये प्रोग्राम चलने वाला है। इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज लगेगी, ग्रामीण हाट बाजार, ये ध्यान रखना है। ग्रामीण हाट बाजार इसके अंदर लगाया जाएगा, जिसके अंदर होगा क्या? ग्रामीण जो 320 किसान हैं, 320 किसानों के स्टॉल लगेंगे यहाँ पर। यानी 320 किसानों के उत्पाद हैं, उनको बेचने के लिए अलग अलग छोटी छोटी दुकानें लगाई जाएगी ग्रामीण हाट बाजार के अंदर। इसी प्रोग्राम के अंदर अष्टलक्ष्मी महोत्सव है भारत मंडलम में, 6 से 8 3 दिन का है। मोदी जी ने इसका उद्घाटन कर दिया है। इसके अंदर कला, शिल्प और वस्त्रों के साथ साथ जो 8 पूर्वोत्तर राज्य हैं उनके पर्यटन के अवसरों का भी प्रदर्शन किया जाएगा। तो सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। प्रतिवर्ष किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन दिवस मनाया जाता है? तो भाई आज क्या है? आज है 7 दिसंबर। और आज कौन सा दिवस है? 7 दिसंबर को अपन मनाते हैं नागरिक विमानन दिवस। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन दिवस हर साल 7 दिसंबर को मनाया जाता है। विमान से समझते हो आप, वायु परिवहन की बात कर रहा है। वायु परिवहन के अंदर जो अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन है उसकी भूमिका और उसके महत्व को उजागर करने के लिए, उसकी भूमिका और उसके महत्व को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए अपन पूरे विश्व के अंदर ये दिवस मनाया जाता है। मैं क्या कहना चाहता हूँ आप समझ गए होंगे। वायु परिवहन के लिए एक अलग से डिपार्टमेंट है, एक अलग से संगठन है, जिसको अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन बोलते हैं। उस संगठन की क्या भूमिका है, उस संगठन के क्या महत्व है, उसके प्रति लोगों को अवेयर करने के लिए, जागरूक करने के लिए पूरे विश्व के अंदर अपन अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? आपको अच्छे से समझ में आ गया। कब मनाते हैं? 7 दिसंबर को मनाते हैं, ठीक है। प्रत्येक दिवस के अंदर मैं बताता हूं आपको हर दिन, प्रत्येक दिवस की जो थीम है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस बार 2024 के अंदर जो अपन नागरिक विमानन दिवस जो आज अपन मना रहे हैं उसकी थीम क्या है? सुरक्षित आकाश, टिकाऊ भविष्य अगले 80 वर्षों तक। साथ साथ क्या है? सुरक्षित आकाश, टिकाऊ भविष्य। सुरक्षित आकाश, टिकाऊ भविष्य, इसके आगे भी एक लाइन लिखी थी, अगले 80 वर्षों तक साथ साथ। दो 2024 की थीम ये है, इसको याद रख लेना। अगले 5 साल तक थीम यही रहेगी, सुरक्षित आकाश, टिकाऊ भविष्य अगले 80 वर्षों तक साथ साथ। ये 2024 को जो अपन ने 7 दिसंबर 2024 को नागरिक विमानन दिवस मनाया था उसकी थीम है, ठीक है। जो अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन दिवस अपन मनाते हैं उसकी थीम की घोषणा प्रत्येक 5 वर्षों में होती है, ठीक है। क्योंकि प्रत्येक 5 वर्षों बाद जो ICAO है, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन उड्डयन संगठन है, उसकी वर्षगांठ मनाई जाती है हर 5 साल बाद में। और हर 5 साल बाद में क्या आता है? अपन इसकी थीम को डिसाइड करते हैं।
तो सुरक्षित आकाश टिकाऊ भविष्य अगले 80 वर्षों तक साथ साथ 7 दिसंबर 2024 को जो अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन दिवस मनाया था उसकी थीम रखी गई थी। ये दिवस क्यों मनाते हैं? वायु परिवहन के अंदर अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की भूमिका और महत्व के बारे में लोगों को अवेयर करने के लिए, जागरूक करने के लिए पूरे विश्व में अपन ये दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? विश्व बैंक ने किस राज्य के पिछड़े जिलों के लिए 188.28 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। पहले अपन ने क्या पढ़ा था? पहले अपन ने पढ़ा था एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक के ऋण के बारे में पढ़ा था। इस क्वेश्चन के अंदर वर्ल्ड बैंक ने एक ऋण दिया है, ठीक है, एक राज्य के पिछड़े जिलों की 188.28 मिलियन डॉलर को ऋण दिया है पिछड़े जिलों के लिए, पिछड़े जिलों को आगे बढ़ाने के लिए। किस? महाराष्ट्र इसके अंदर राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4। विश्व बैंक ने महाराष्ट्र राज्य के पिछड़े जिलों के लिए 188.28 मिलियन डॉलर के ऋण की मंजूरी दी है, स्वीकृति दी है विश्व बैंक ने। ये जो पैसे मिलेंगे उससे होगा क्या? उससे जिला नियोजन, डेटा का जो संग्रहण है वो, विकास की रणनीतियां हैं, इन सब में इस पैसे को लगाया जाएगा ताकि उससे क्या होगा? रोजगार सृजित किए जा सकेंगे, आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। और इस पहल का मुख्य उद्देश्य यह है, विश्व बैंक ने ये बोला भी था कि इस पहल का मुख्य उद्देश्य यह है कि जो सार्वजनिक धन है उसका अधिकतम उपयोग करना है, जिससे इन जिलों की जो संस्थागत व्यवस्थाएं हैं वो अच्छी हो सके, संस्थागत जो क्षमताएं हैं उनमें सुधार हो चुके। इसके लिए विश्व बैंक ने 188.28 मिलियन डॉलर, आप ध्यान रखना, पैसे ध्यान रखना कितने हैं। राज्य कौन सा है? तो राज्य महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर 4 इसके अंदर राइट ऑप्शन है। और इसमें वर्ल्ड बैंक, ये पैसे किसने दिए हैं? वर्ल्ड बैंक ने, विश्व बैंक ने ये पैसे दिए हैं। अगला क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का, जो बार बार एग्जामों में पूछा जाता है। हाल ही में आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लगातार कौन सी बार रेपो रेट को 6.5% पर अपरिवर्तित रखने का फैसला किया है? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। हाल ही में, यानी कल की बात है, शुक्रवार यानी कल के दिन ही शक्तिकांत दास जो आरबीआई के गवर्नर है, उन्होंने बोला है कि आरबीआई 11वीं बार भी रेपो रेट को अपनी 6.5% पर अपरिवर्तित रखेगी। इसका मतलब क्या है? यानी पिछले 11 बार से रेपो रेट को 6.5% पर ही रखा जा रहा है, ना तो कम किया जा रहा है और ना ही अधिक किया जा रहा है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज ये आती है, सर ये रेपो रेट होती क्या है? क्या है? हम सुनते हैं हर 2 महीने बाद में शक्तिकांत दास जी आते हैं, जो गवर्नर है वो आते हैं और बोलते हैं हम रेपो रेट को, हम 11 बार से सुन रहे हैं, हर 2 महीने बाद में यही चीज बोली जाती है, रेपो रेट है वो 6.5 हम इस तरह रखेंगे। क्यों है ऐसा? क्या है रेपो रेट? रेपो रेट एक्चुअल के अंदर वह दर होती है जिस पर केंद्रीय बैंकें होती है वो अन्य वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक ऋण देती है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये एक सेंट्रल बैंक है, आरबीआई है, इसके नीचे छोटी छोटी बैंक काम करती है अलग अलग, एचडीएफसी, पीएनबी, इंड्यूजन, आप देखते हो, समझ गए। अब क्या करती है आरबीआई? जो इन बैंकों को ऋण देती है, उनको उधार जो पैसे देती है, उसकी ब्याज दर है ये 6.5%। क्या है उसकी ब्याज दर है? उसको बोला जाता है रेपो रेट, समझ गए। अल्पकालिक ऋण जो दिया जाता है छोटी बैंकों को, केंद्रीय बैंक जो अन्य वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक ऋण देती है, उस पर जो दर लगाई जाती है उसको रेपो रेट, रेपो दर बोला जाता है, समझ गए। रेपो रेट का मतलब आप मोटा मोटी समझ गए। इससे होता क्या है सर? ठीक है, वो तो बैंकों के लग रहा है, बैंकों का मैटर है। 6.5% आरबीआई अन्य बैंकों को देने का ले रही है। अन्य वाणिज्यिक बैंकों को अगर लोन लेना है आरबीआई से, केंद्रीय बैंक से अन्य बैंकों को अगर लोन लेना है, तो उसको 6.5% की रेपो रेट से लेना होगा। यहां तक हमें कोई दिक्कत नहीं आई। रेपो रेट हम समझ गए, पिछली 11 बार से 6.5 रखी जा रही है रेपो रेट। और रेपो रेट किसको बोलते हैं? वह दर जिस पर केंद्रीय बैंक अन्य वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक ऋण प्रोवाइड करवाती है, और 6.5%। इससे सर एक नॉर्मल जो इंसान होता है उस पर क्या फर्क पड़ता है? रेपो रेट इस तरह रहने का मतलब क्या हुआ बताएं? जो कर्ज लेने वालों की ब्याज दरें हैं उनमें कोई भी छूट नहीं मिलेगी। मतलब आप अगर नॉर्मल आदमी, केंद्रीय बैंक ने, सेंट्रल बैंक ने अन्य बैंकों को, एक बैंक ए है, एक बैंक बी है, एक बैंक सी है, इनको 6.5% रेपो रेट पर पैसे दे दिए। इस बैंक से मान लो आपने किसी एक्स व्यक्ति को लोन चाहिए, तो इस बैंक से लेगा। अब इस बैंक को ऑलरेडी 6.5% पर आगे से पैसे मिल रहे हैं, उसी पैसे को वो आगे दे रही है, इनको दे रही है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर
रेपो रेट कम नहीं होगी तो जो अभी वर्तमान के अंदर ब्याज लेने की जो रेट है, एक जो नॉर्मल कंज्यूमर जो बैंक से ब्याज लेता है उसके कोई राहत नहीं मिलेगी, बैंक उसी ब्याज दर पर आपको पैसे देगी। ठीक है, यदि रेपो रेट को कम कर दिया जाता है तो बैंक भी अपनी ब्याज दर को ऑटोमेटिक घटा देगी, जिससे क्या होगा, जो नॉर्मल इंसान होगा उसको सस्ती दरों पर लोन पर पैसे मिल जाएंगे, ब्याज पर पैसे मिल जाएंगे। लेकिन अब महंगे कर्ज का दौर जारी रहेगा, ये दौर कम नहीं होने वाला है। 11 बार तो रेपो रेट को इसी 6.5 पर स्थिर रख लिया आरबीआई ने, कल और बोल दिया तो अगले 2 महीने के लिए वापस रेपो रेट फिक्स हो गई है, 6.5% है और 11वीं बार लगातार 6.5 पर रही है। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा रेपो रेट किसको बोलते हैं। ये केंद्रीय बैंक है, ये बैंक जिसको भी दूसरी बैंक को, जो वाणिज्यिक बैंकें हैं, दूसरी वाणिज्यिक बैंकें हैं, उनको अल्पकालिक ऋण जो देती है उसके लिए जो केंद्रीय बैंक है वो इस बैंक से जो ब्याज लेती है उसको रेपो रेट बोलते हैं। रेपो रेट अगर स्थिर रहेगी या रेपो रेट बढ़ेगी तो नीचे जो कंज्यूमर रहेंगे वो वाणिज्यिक बैंक से जब भी ब्याज पे पैसे लेंगे तो उनको वो ब्याज दर महंगी पड़ेगी। तो अगले कुछ दिनों के लिए आपको कर्ज वापस महंगी दरों पर ही मिलेगा। ये था भाई 7 दिसंबर 2024 का करंट अफेयर, जिसको मैंने डिटेल एनालिसिस और स्टैटिक्स जीके के साथ कवर करवाने की कोशिश की। आपको वीडियो की क्वालिटी कैसी लगी, कंटेंट की क्वालिटी कैसी लगी, सारी चीजें हमें बतानी है कमेंट बॉक्स में। अगर सब कुछ फाइन अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, एक अच्छा सा कमेंट कर देना। इस क्लास की पीडीएफ ले लेना, इस नंबर पे मैसेज कर देना, बोल देना सर आपकी जो डेली करंट अफेयर की क्लास होती है उसकी डिटेल पीडीएफ हमें चाहिए। हम आपको डेली मैसेज नहीं करेंगे, आप हमें ब्रॉडकास्ट चैनल में ऐड कर दो, आपको एक व्हाट्सअप ब्रॉडकास्ट चैनल में ऐड कर देंगे, वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें ऐड होने का कोई चार्ज नहीं देना आपको किसी को, आप इसमें ऐड हो जाना और आपको डेली की डेली पीडीएफ मिलती रहेगी। ये हमारी वेबसाइट है, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इस वेबसाइट को जरूर चेकआउट करना, इसके अंदर बहुत ही आपको शानदार शानदार नोट्स मिलेंगे हाथ से लिखे हुए, जिनको आप ऑर्डर भी कर सकते हो। ये हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है infusion/notes के नाम से। इस पर क्या मिलेगा, इस पर आपको जो भी एजुकेशनल न्यूज है वो सारी सबसे पहले इस पर मिल जाती है। मिलते हैं कल फिर नए सेशन के साथ, तब तक अपनी तैयारी जारी रखो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो, टेक केयर, जय हिंद।